मार्गदर्शित करेंगे। सर, आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद गायत्री जी। लग रहा है कि समापन की ओर है ये आज की सभा। और आज जो वक्तव्य रखे गए इस सभा में, इस प्रेमचंद जयंती के अवसर पर, बहुत ही सारगर्भित रहे। और प्रोफेसर हितेंद्र जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सारगर्भित वक्तव्य, मानिक कुल्ला, दिवाकर और जिन लोगों ने वक्तव्य रखा, निरुपमा जी, सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार हैं जो आधुनिक युग में न केवल हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, बल्कि जो हिंदी भाषी हैं उनसे, वो भी उनसे परिचित है, उनकी रचनाओं को पढ़े। प्राय भारतवर्ष या विदेश, भारतवर्ष की प्राय सभी भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में भी प्रेमचंद अनुदित हो चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। दो तीन बातों की और जो यहाँ पर जो विचार रखे गए उसके और मैं संकेत करना चाहूंगा। सर, ये कहा गया कि महेंद्र नाथ हैं, उनकी हार हो गई, या फिर होरी का पराजय हो गया गोदान में, इत्यादि इत्यादि। जीने वाली बात यह है, पराजय और जीत किसकी हुई, कैसे हुई, इस पर प्रश्न। क्या होरी का सड़क पर गिर जाना, मूर्छित अथवा मृत्यु प्राप्त कर लेना, किसान से मजदूर बन जाना, क्या वो एक अंत है? या फिर राजा महेंद्रनाथ का मूर्ति के नीचे दब जाना, सूरदास की मृत्युशैया पर चले जाना, क्या ये अंत है? या हल्कू और घिसू का जो समापन है, उस कहानी कफन का जो समापन है, क्या वो अंत है? नहीं, इसको हम एक अंत या एक निर्णायक अंत नहीं मान सकते। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये व्यवस्था के विरुद्ध मूल्यों का संघर्ष है और ये संघर्ष सतत जारी रहेगा। प्रेमचंद जैसे सचेत साहित्यकार इस बात से पूरी तरह से वो इस बात को ग्रहण करते हैं कि व्यवस्था एक, हम पुराणों से अगर उदाहरण ले, व्यवस्था एक रक्तवीर्य की तरह है। आप इस व्यवस्था को पराजित कर लेते हैं, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था पराजित नहीं होती। पुनः पुनः नए रूप में व्यवस्था आपके विकास को, आपके मूल्यों को भ्रमित करने का प्रयत्न करें, इससे आप बच नहीं सकते। और ये संघर्ष एक निरंतर है। होरी अगर मूर्छित होकर गिर जाता है, होरी का अगर पतन होता है, तो ये होरी का अंत नहीं और न ही उस व्यवस्था का अंत है जिस व्यवस्था का वो शिकार बना। कि किसी न किसी रूप में ये संघर्ष और आगे रहेगा। सूरदास के अंतिम वाक्यों को याद कीजिए, मैं फिर से आऊंगा, फिर से लड़ूंगा, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। इस वाक्य को हम कैसे भूल जाते? सूरदास मृत्युशैया पर कहता है। ये लेखक की सचेतनता को एक तरह से पाठक तक पहुंचा रहे हैं। ये व्यवस्था रक्तवीर्य की तरह है। आप जिस तरह पुराणों में पढ़ते, रक्तवीर्य का जब बूंद, खून के बूंद धरती पर गिरती तक नया पैदा हो जाता, तो ये उसी प्रकार है। ये व्यवस्था के विरुद्ध मूल्यों का संघर्ष है और ये सतत निरंतर चलता रहेगा। ये एक ऐसा संघर्ष है जिस संघर्ष को जारी रखना ही है। जैसे सूरदास कहता है कि मैं जारी रखूंगा। क्या औद्योगिकरण से आपने कृषि प्रधानता को बचा लिया? क्या भूमंडलीकरण के प्रभाव से आप बच पाएंगे? क्या मॉल की संस्कृति से अपने आप को रोक पाएंगे? क्या मल्टीप्लेक्स के प्रभाव को आप, या सिंगल सिनेमा जो स्क्रीन थे, वो उस प्रभाव को रोक पाएंगे? नहीं ना। तो ये एक ऐसा संघर्ष है जो हर होरी लड़ता है और वो लड़ेगा। ये ऐसा संघर्ष है जो सूरदास लड़ता है और लड़ता रहेगा। आवश्यकता इस बात की है, हम इस संघर्ष में किस तरफ, हम इस संघर्ष को किस रूप में देखते हैं। मूल्यों को जीवित रखना, संस्कारों को इस संघर्ष में जीवित रखना, जड़ों से जुड़े रहना, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। बदलाव को आप रोक नहीं सकते, परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते,
ये अगर परिवर्तन को आप रोक लेते तो पहाड़ों गुफाओं में रहने वाला, पत्ते पहनकर घूमने वाला इंसान आज 3 पीस सूट में, जींस में नहीं होता। अगर आप बदलाव को रोक पाते, पेड़ों के नीचे गुफाओं में रहने वाला आज एंटीला जैसे महलों में नहीं रहता। बदलाव अवश्यम भावी है और ये जो लड़ाई है, ये संघर्ष है, ये चलता रहेगा। हल्कू का खेत नीलगाय चर जाती है, वो प्रसन्न है और वो कहता है कि मुझे अब करना नहीं पड़ेगा खेत, रात को पहरेदारी नहीं करना पड़ेगा। क्या ये अंत है? क्या करेगा हल्कू आगे? क्या हल्कू का संघर्ष समाप्त हो गया? क्या हल्कू ने अपने साहूकार पर विजय प्राप्त कर ली? किसी न किसी रूप में ये संघर्ष हल्कू एक नाम मात्र है, ये संघर्ष जारी रहेगा। प्रेमचंद इस बात को भी, इसलिए प्रेमचंद की कहानी में आप देखेंगे। हेलो, किसकी आवाज आ रही है? इसलिए प्रेमचंद की कहानियों में या फिर जो महान साहित्यकार है उनके रचनाओं में देखेंगे, जो अंत है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, श्वेत शाम में नहीं है, वो अंत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक विजय पा गया, ये किसी साम्राज्य पर किसी राजा का विजय नहीं है, या किसी चीज का हड़पने का विजय नहीं है। ये जो संघर्ष है ये जारी रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए होरी मूर्छित है। और देखिए दाता दिन सामने खड़ा है हाथ फैलाकर, मूर्छित हरि से उसको, वो उस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है कि मुझे बैतरणी पार करवाने के लिए मुझे गोदान चाहिए। अगर तुम्हारे पास गाय नहीं है तो जो पैसा दो, और वो उसके हाथ में पैसा धर दिया जाता कि महाराज इसी को गोदान समझिए। रूप बदला के गाय दान करने से बैतरणी पार होगा। अब गाय नहीं है तो आप दीजिए, कुछ ना कुछ पैसा दीजिए। वो दाता दिन छोड़ने वाला नहीं है। आप राय साहब एक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, गोदान के राय साहब, और जमींदार होने के बावजूद, अलग तरह की मानसिकता के होने के बावजूद उस व्यवस्था में बने रहना उनकी मजबूरी है। इस दायरे को, जैसा प्लेग्राउंड होता है, खेल का मैदान होता है, उस मैदान की सीमाएं होती है, इस सीमा को आप लांघ नहीं सकते। इस सीमा में रहकर आपको लड़ना है, इस सीमा में रह के संघर्ष को जारी रखना है। तो मैं नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हो सकता कि महेंद्रनाथ की मृत्यु से महेंद्रनाथ का पराजय हो गया, या फिर सूरदास के पतन से, सूरदास की मृत्यु सैया पर जाने से सूरदास की हार हो गई, या सूरदास की एक मौलिक विजय हो गई। कुछ लोग उसको विजय के रूप में भी देखते हैं। क्या विजय हुई? क्या वो अपने जो संघर्ष उसका था, वह संघर्ष को वह जीत गया क्या? और प्रेमचंद भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और इसीलिए उसके अंतिम वाक्य इस तरह से आते हैं कि मैं आऊंगा, फिर लड़ूंगा। ये चीज समाप्त नहीं होती, इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। लेखक की सचेतनता यह है, लेखक उन मूल्यों के साथ खड़ा है, लेखक उन चीजों के साथ खड़ा है जो मनुष्यता को, मानवता को जीवित रखता है। लेखक अच्छी तरह जानता है, जॉन सेवक तो नहीं रोक सकते, आप राय साहब के प्रभाव को नहीं रोक सकते। इसलिए आप प्रेमचंद के इन चरित्रों में देखेंगे, जो भी उन्होंने चरित्रों की सृष्टि की, जो जमींदार वर्ग से है या उच्च वर्ग से है, उन चरित्रों को उन्होंने एकदम ब्लैक कलर नहीं दिया, कहीं एकदम काला चित्रण नहीं किया। तो ये महत्वपूर्ण साहित्यिक अध्ययन के लिए इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। हम अक्सर एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं। साहित्य में कोई निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता, क्योंकि वो चलता रहता है। और किसी साहित्यकार, जो हम रंगभूमि की बात कर रहे हैं या गोदान की बात कर रहे हैं या और चीजों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आवश्यकता है, जो चीजें स्थापित हो चुकी है, जैसे गोदान से ही प्रेमचंद की हम पहचान बनाने की कोशिश करते नहीं, रंगभूमि, गबन और उनके और उपन्यास और उनकी जो चर्चित कहानियां हैं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है प्रेमचंद के दृष्टिकोण को समझने के लिए। उनको जब हम उनका ध्यान देंगे, उन पर विचार करेंगे, उनका अध्ययन कर लेंगे, तभी हम प्रेमचंद की दृष्टि को समझ पाएंगे। केवल महादेवी की कविताओं को समझने के लिए, महादेवी की कविताओं को, भाव को ग्रहण कर लिए, उनके संस्मरणों को पढ़ना भी आवश्यक है,
उनके संस्मरणों को समझना भी आवश्यक है। उनकी जो वेदना है, उनके अंदर की जो पीड़ा है, उस पीड़ा वह वेदना आप संस्मरणों में देखेंगे। संस्मरणों को पढ़ना जरूरी है, चाहे मुन्नी की माई हो, पर्वत पुत्र हो, चीनी भाई हो, कोई भी हो, तभी आप महादेवी को समझ। प्रसाद का परिचय, प्रसाद से परिचय आपको केवल कमाईने से नहीं होगा, केवल आंसू से नहीं होगा। उनके वे गीत भी महत्वपूर्ण है जो झरना में है, लहर में है। उनकी वो कहानियां महत्वपूर्ण हो, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे पुरस्कार हो, चाहे मधुआ हो, और उनके उपन्यास। तो किसी एक रचना के आधार पर आप लेखक का मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेखक की दृष्टि को नहीं पहचान पा। इसलिए केवल गोदान प्रेमचंद के लिए रंगभूमि भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और जब रंगभूमि के 100 साल पूरे हो गए, रंगभूमि पर चर्चा होने लगी, तो ये अलग बात है कि लोग उसके प्रति सचेत होने लगे। लेकिन मैं हमेशा से विद्यार्थी जीवन से मानता हूं कि एक रचना या दो रचना आप लेखक को नहीं समझ पाए। पूरे युग को समझने के लिए, उसके पूरे विचारधारा को समझने के लिए उतना ही आवश्यक है। केवल दिव्या यशपाल की पहचान नहीं है। चित्र का शीर्षक, पर्दा, मनुष्य के रूप, चित्र का शीर्षक और पर्दा जैसी कहानियां या मनुष्य के रूप जैसे उपन्यास भी जरूरी है यशपाल को समझने। वही बात हर बड़े लेखक के लिए, हर महान लेखक के लिए आपको आवश्यक। अगर एक रचना या दो रचना से लेखक अपने आप को, अपने विचारों को, अपने चिंतन को रख पाता, तो दूसरी, तीसरी, चौथी की आवश्यकता क्या होती? ये भी ध्यान देने वाली बात। इसलिए जरूरी है कि अगर हम प्रेमचंद को पढ़ना चाहते हैं, प्रेमचंद को समझना चाहते हैं, मेरे प्रिय लेखकों में से वो रहे हमेशा। युवावस्था में तो काफी प्रेमचंद का मैं भी हूँ, प्रेमचंद के समर्थक के रूप में, क्योंकि वैसा साहित्यकार, वैसा रचनाकार, ऐसी दृष्टि आपको बहुत कम रचनाकारों को देखने मिलेगी। तो प्रेमचंद को अगर आप चाहते हैं, केवल रंगभूमि तक, केवल गबन तक सीमित ना रहिए। अरे उपन्यास है, पढ़ डालिए, क्या दिक्कत है? कहानियां है, उसको पढ़ डालिए। आलोचना पर जाने से पहले मैं हमेशा कहता रहा हूं विद्यार्थियों को, कक्षाओं में आज भी कहता हूं, जब भी मैं मेरे साथ कोई सलाह लेते, कि आप किसी भी आलोचना को पढ़कर लेखक तक मत जाइए। लेखक को पढ़कर, रचनाकार को पढ़कर, रचनाकार को समझकर तब आलोचना में जाइए, तब आपकी दृष्टि बनेगी, तब आप समझ पाएंगे। हम ये क्यों मान लेते हैं कि अगर किसी ने किसी व्यक्ति को, किसी रचनाकार को समृद्ध बता दिया, महत्वपूर्ण बता दिया, किसी रचना को महत्वपूर्ण बता दिया, वही अंतिम वाक्य है, वही मतलब आप्त वाक्य बन गया, ये हम कैसे मान ले? साहित्य में विचारों का, दृष्टिकोणों का कई आयाम हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। हम अगर सचेत साहित्यकार, हम कैसे मान ले जो महान आलोचक ने कहा वही एकदम सत्य है, ध्रुव सत्य है? तो ये आवश्यकता है कि आप उन चीजों को समझें। जरूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर समझ ज्ञानी व्यक्ति सब कुछ सही कह दे। तो फिर हलधर नाग या कबीर या फिर संत कवियों का क्या महत्व रह जाता? वो तो अंगूठा छाप थे। तो ये जरूरी है इस बात को ध्यान में। तो साहित्य के प्रति एक दृष्टिकोण बनाइए, चीजों को पहचानिए और रचनाकार को रचना के माध्यम से पहचानिए, न कि किसी दूसरे आलोचक के चश्मे से उनको देखिए। उनके माध्यम से उनको पहचानिए, फिर आप आलोचना पढ़िए, फिर विचारों को सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रचनाकार के माध्यम से, प्रेमचंद के माध्यम से प्रेमचंद को पहचानिए, प्रेमचंद के विचारों को समझिए, प्रसाद के माध्यम से प्रसाद को समझिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इन पर ध्यान दीजिए। और इस सभा के बारे में मैं प्रतिभागियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग सक्रिय रूप से भाग लें। और ये बात सही है कि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हम